नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। अमरावती में नाव पलटने से एक ही परिवार के 11 लोगों को जल समाधि। दशक्रिया अनुष्ठान के दौरान हुआ हादसा। नागपुर में हथियार बताकर पेट्रोल पंप पर 2,32,000 की लूट। उज्जवल नगर के पेट्रोल पंप पर हुई लूट की वारदात। ओबीसी आरक्षण के लिए भाजपा ओबीसी मोर्चा का बुधवार को राज्यव्यापी आंदोलन। और जेईई मेन परीक्षा में धांधली की आंच नागपुर पहुंची। सीबीआई टीम ने 5 कोचिंग संस्थाओं में जब्त किए दस्तावेज। और अब खबरें विस्तार से। अमरावती जिले में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अमरावती जिले के श्री क्षेत्र झुंझ में एक ही परिवार के 11 सदस्यों के डूबने से मौत हो गई है। पता चला है कि नाव पलटने से वर्धा नदी में 11 लोग डूब गए। खबर लिखने तक 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और अन्य की तलाश की जा रही है। अमरावती जिले में एक ही परिवार के 11 लोग दशक्रिया अनुष्ठान के लिए आए थे, जबकि दशक्रिया की रस्म पूरी करने के बाद नदी में सैर के लिए जाते समय नाव पलट गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो जाने की जानकारी सूत्रों द्वारा बताई गई है। अमरावती जिले के बेनोदा शहीद थाना अंतर्गत श्री क्षेत्र झुंझ में वर्धा नदी की घटना बताई जा रही है, जबकि घटना लिखे जाने तक 3 शव बरामद किए जा चुके थे। एक ही परिवार के 11 सदस्य दशक्रिया अनुष्ठान के लिए गाड़ेगांव के मात्रे परिवार में आए थे। दशक्रिया कार्यक्रम पूरा करने के बाद मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे वह वरुद में टहलने गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से अन्य की तलाश जारी है। मृतकों में नारायण मात्रे निवासी गड़ेगांव, वंशिका शिवंकर, किरण खंडारे इनके शव बरामद किए गए हैं, जबकि अश्विनी खंडारे, वृषाली वाघमारे, अतुल वाघमारे, निशा मात्रे, अदिति खंडारे, मोहिनी खंडारे, पीयूष मात्रे, पूनम शिवंकर को नदी में ढूंढने का कार्य चल रहा था। नागपुर के सोनेगांव पुलिस स्टेशन के तहत उज्जवल नगर के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर 2,32,000 की लूटपाट किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात करीब 12 बजे 3 लुटेरों ने हथियारों के दम पर पेट्रोल पंप पर लूटपाट को अंजाम दिया। सोनेगांव पुलिस स्टेशन के तहत मंगलवार को एक पेट्रोल पंप पर हथियारों की नोक पर लूटने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार रात करीब 12 बजे 3 आरोपी उज्जवल नगर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर हथियार लेकर आए और केबिन में हथियार दिखाकर 2,32,000 रुपए लूटकर फरार हो गए, जिनकी तलाश सोनेगांव पुलिस कर रही है। आज रात्री 12:15 ते 2:30 दरम्यान उज्जवल नगर पेट्रोल पंप या ठिकाणी अज्ञात 3 इसम येऊन तेथील पंपावर असणारे जे कर्मचारी आहेत त्यांना दाब दाखवून त्यांच्याकडून 2,30,000चा कॅश त्यांना धक्काबुक्की मारहाण करून नेलेला अशा फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। त्या अनुषंगाने सस्पेक्टेड आहेत, त्या अनुषंगाने त्याचा तपास सुरू आहे। आमच्या टीम मार्फत तपास सुरू आहे। सीसीटीव्ही फुटेज आणि त्या अनुषंगांचे पडताळणी करणे चालू आहे हद्दीमध्ये आणि त्या ठिकाणी त्या आरोपीचे लोकेशन आलेले त्या अनुषंगाने सुद्धा तपास सुरू आहे। जिला परिषद चुनाव को मिली अनुमति के बाद ओबीसी समाज के लिए अब भारतीय जनता पार्टी बुधवार को राज्यव्यापी आंदोलन करने वाली है। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले ने महाविकास आघाड़ी सरकार को ओबीसी विरोधी बताकर बुधवार को 1000 जगहों पर राज्य भर प्रदर्शन किया जाएगा, ऐसी जानकारी नागपुर में आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी। 72 तास झाले सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येऊन का अध्यादेश काढला नाही, निवडणुकीची कारवाई पूर्ण सुरू झाली, निवडणुकीचा कामकाज सुरू केलं जिल्हाधिकारी आणि सर्व यंत्रणेने। एकदा तर मंत्र्यांनी असंही म्हटलं की आम्ही निवडणुकीच्या यंत्रणाच देणार नाही, तर निवडणूक कशी होणार आहे? कुठे गेले तुमचे शब्द आता? निवडणुकीची यंत्रणाच आम्ही देणार नाही।
निवडणुकीसाठी स्टॉपच देणार नाही सरकारतर्फे. आणि त्यामुळं मला या ठिकाणी एवढंच सांगायचं आहे, या सरकारने पुन्हा एकदा आपला नाकर्तेपणा सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखवला. माननीय देवेंद्र फडणवीसजींनी वारंवार बैठकामध्ये ज्या ज्या सूचना दिल्या होत्या, ज्या ज्या सरकारसमोर मांडलं होतं, पहिल्याच दिवशी मांडलं होतं. 4 मार्च 2021ला निकाल आला, 5 मार्चला विधानमंडळात त्यांनी स्टेटमेंट केलं होतं. पण त्या स्टेटमेंटला सभागृहामध्ये स्टेटमेंट आहे ऑफिशियल की ह्या गोष्टी कराव्या लागेल. हो, सरकारने म्हटलं हो करू, बैठक घेतली. दुसऱ्या दिवशी बैठक घेतली सरकारने 6 मार्चला. पण 6 मार्चपासून आत्तापर्यंत 6 महिने गेले. आणि त्यामुळं आत्ता तर आम्ही ठरवलं आहे, उद्या संपूर्ण महाराष्ट्राच्या सर्व तालुक्यामध्ये, शहराच्या सर्व विभागामध्ये भारतीय जनता पार्टी उद्या 11 वाजता आंदोलन करणार आहे. आणि या महाविकास आघाडीचा त्या ठिकाणी बुरखा 1000 ठिकाणी आंदोलन करू. उद्या 1000 ठिकाणी आमचे नेते, या ओबीसीच्या आघाडीचे प्रमुख संजय कुटे आणि माननीय टिळेकर ओबीसी आघाडीचे अध्यक्ष आणि भारतीय जनता पार्टीचे सर्व नेते, आमची ओबीसी आघाडी, आम्ही सर्वांनी ठरवलं आहे, आमदार माजी आमदार सर्व, तालुका स्तरावर जिथे जिथे त्या ठिकाणी शक्य होईल तिथे 1000 ठिकाणी या सरकारच्या विरुद्ध आम्ही आंदोलन करणार. उद्या 11 वाजता आम्ही या महाराष्ट्रात आंदोलन करतोय. आणि या महाविकास आघाडी सरकारचा नाकर्तेपणा, ओबीसीला जाणीवपूर्वक ओबीसीच्या सीट्सवर सुभेदार आणि पैसेवाले लोक लढवण्याकरता केलेलं षडयंत्र आहे. आणि हे तर छोटी आता पिक्चर आहे. 85 जिल्हा परिषद आणि 144 पंचायत समितीची यांनी ठरवलं आहे की महाराष्ट्राच्या 85% निवडणुकामध्ये ज्या नोव्हेंबरपासून होत आहे त्या संपूर्ण निवडणुकीमध्ये ओबीसी आरक्षण द्यायचं नाही. मुंबई के साकीनाका में महिला के साथ हुए बलात्कार मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए वर्धा में एमआईएम द्वारा प्रदर्शन किया गया. इस दौरान एमआईएम द्वारा आरोप लगाया गया कि देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जहां ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, ऐसी मांग एमआईएम द्वारा की गई. जो इसके साथ भी ये हर लड़की के साथ हुआ उसको फांसी देना चाहिए. ये हर दिल्ली के सरकार को ये हमारा पैगाम पहुंचना चाहिए कि जो लड़की के साथ फांसी होना चाहिए, जिसके साथ ये बलात्कार हुआ. ये हर लड़की के साथ हो सकता है. आज उसके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है. हम चाहते हैं ये पैगाम उन तक पहुँचे और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले. हम ये पैगाम उन तक पहुँचा सकते हैं. हर औरत को एक हिम्मत होनी चाहिए कि ये बाहर निकले और उनके खिलाफ आवाज़ निकाले. की सज़ा होनी चाहिए उन्हें, दूसरी कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए. फांसी से भी बदतर अगर सज़ा हो वो भी होनी चाहिए उन्हें. हमारा नाम आलिया तबस्सुम शेख कयूम है. हम यहाँ पर राबिया के इंसाफ के लिए आए हैं. हम कहते हैं कि राबिया के हत्यारों को फांसी दो और कानून बनता है. मित्र, मी या ठिकाणी आमचं जे धरणं आंदोलन या ठिकाणी आम्ही उपस्थित केलं त्याचं कारण म्हणजे मुंबईच्या ज्या साकीनाका या ठिकाणी झालेल्या हत्याकांडाच्या विरोधात आणि 26/8 जे राबिया शेख हिच्यावर झालेल्या बलात्काराच्या विरोधात आमचं हे धरणं आंदोलन आहे. आम्हाला हे विचारायचं आहे की फॉरेनमध्ये त्या ठिकाणी जर थोडासा बलात्कार झाला तर त्याच्या मुंडे आणि हात आणि पाय तोडल्या जातात. मग आमच्या देशामध्ये मोदी सरकार म्हणतं की आम्हाला बेटी पढाओ बेटी सुरक्षा, याचा आम्हाला एक सुरक्षाचा कायदा सांगतात. पण या ठिकाणी भारत देशामध्ये खरंच का सुरक्षा आहे का? आम्हाला हा प्रश्नाचं उत्तर मोदी सरकारकडून पाहिजे. परत त्या ठिकाणी दिल्लीला झालेलं जे कांड आहे त्यासाठी जबाबदार आम्ही परत आप या सरकारला देण्याचा आम्ही हा विचार केलेला आहे. कारण की आप सरकारने सुद्धा याच्यावर कुठल्याच प्रकारचं आतापर्यंत कुठलंच ऑब्जेक्शन घेतलेलं नाही आहे. आम्हाला हे म्हणायचं आहे की सरकार करताय काय करताय, कुठे लक्ष आहे त्यांचं, कशासाठी ते आम्हाला आमच्या भरोशावर शासनमध्ये निवडून येत आहे, काय सांगतात, खूप मोठमोठ्या गोष्टी सांगतात. आमच्या देशामध्ये जर महिलांची सुरक्षा नाही तर आम्ही आमच्या मुलींना शिकू कसं, पाठवू कसं, कुठे आम्ही स्वतः जाऊ शकतो. अरे त्याचं कारण म्हणून आमच्या वर्ध्यामध्ये सुद्धा असं प्रकरण घडू शकतोय. म्हणून मला शासनाला म्हणायचं की याच्यासाठी आम्हाला जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही या देशामध्ये, आमचं वर्ध्यातच नाही तर पुन्हा देशामध्ये आम्ही आमचं आंदोलन कायम ठेवू.
एवढे शब्द बोलून एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने चाकू से वार कर एक 18 वर्षीय लड़की को गंभीर घायल कर दिया, जिसकी आखिरकार मौत हो गई। घटना महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के बाबुलपेट परिसर की बताई जा रही है, जहां मृतक लड़की के परिजन ने आरोपी को फांसी देने की मांग कर प्रदर्शन किया है। उदरनिर्वाह गेला भाऊ, आपल्या माध्यमातून इथं आहे ना प्रथम तिला आहे ना आर्थिक सहायता मिळायला पाहिजे भाऊ। रिपोर्ट द्यायला जाते त्यावेळेला हे लोक ही दखल त्यांची घेत नाही। एनसी रिपोर्ट घेऊन चालू ठेवा कहावत है कि प्यार अंधा होता है और इसी आशिक के पागलपन का खामियाजा एक लड़की को जान देकर भुगतना पड़ा है। वैसे तो इसे एक तरफा प्यार बताया जा रहा है, जहां चंद्रपुर के बाबुलपेट में 35 वर्षीय प्रफुल्ल आत्राम इस सिरफिरे आशिक ने 18 वर्षीय लड़की पर चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रफुल्ल आत्राम शादीशुदा है। आरोपी कई दिनों से लड़की का पीछा कर रहा था, जबकि इसके पहले भी आरोपी ने पीड़ित लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित लड़की ने पुलिस थाने में भी की थी, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। कुछ दिनों पहले आरोपी प्रफुल्ल आत्राम ने लड़की पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया, जहां उसका उपचार अस्पताल में चल रहा था। लेकिन सोमवार को लड़की ने आखिरकार दम तोड़ दिया, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने लड़की का शव लेकर नेताजी चौक में प्रदर्शन किया और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ऐसी मांग की गई। कुछ समय के लिए नेताजी चौक पर माहौल गर्मा गया था, जहां कुछ स्थानिक नेताओं की आश्वासन के बाद मृतक की अंत्यविधि पूरी की गई। 17 साल की लड़की पे चाकू हमला हुआ था। वो लड़की की आज दुखद निधन हुआ है 4 बजे से। तो उसकी डेथ बॉडी जो है नागपुर से अभी आई है, और ये अभी यहाँ आने के बाद जो लोकल के लोग हैं, बाबूपुर के लोग 200-250 लोग जमा हुए। उनकी ये डिमांड थी कि आरोपी को फांसी होना चाहिए, और ये जो केस है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, और वो फैमिली को कुछ आर्थिक मदद चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जितना भी उनके डिमांड है वो पूरे किए जाएंगे। फास्ट ट्रैक में चलाने के लिए हम गवर्नमेंट को एक वैसे प्रस्ताव भेजेंगे, और तपास जल्दी से जल्दी पूरा करके, इन्वेस्टिगेशन पूरा करके हो सके उतनी जल्दी चार्जशीट दाखिल करने की कोशिश। रामनगर पुलिस स्टेशन, इसके बारे में मैं कल हमारे वरिष्ठ अधिकारी को इसके बारे में एक इंक्वायरी के लिए एक रिपोर्ट भेजने वाला हूँ। रिपोर्ट में अगर सही बात निकली तो जो भी इसमें दोषी है उसको किसी पुलिस स्टेशन में जितनी भी महिला की कंप्लेंट आती है, हम लोग तुरंत उसको कार्रवाई करते हैं, और हो सके उतना जल्दी उसका निपटारा करें। न्याय मतलब ये है कि उनका डिमांड है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट का मैटर है तो वो तो गवर्नमेंट की तरफ चले जाएगा। गवर्नमेंट अगर मैं मेरी तरफ से या एसपी साहब की तरफ से जितना भी तो उसमें जो चाहिए, सवाल चाहिए, ये चाहिए, पूरा देखना चाहिए, तुरंत देखेंगे। आरोपी जेल से नहीं छूटेगा, इसके लिए पूरी कार्रवाई की जाएगी। हमारी पूरी सहानुभूति परिवार के साथ में। बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत सिंसियर लड़की थी, टाइम से अपना काम करती थी अच्छे से, यानी उसका कोई ऐसा ये नहीं था, काम में अच्छा होशियार थी वो लड़की, और काफ़ी पंचुअल भी थी। तो उस हिसाब से हमें पूरा बहुत दुख है कि अचानक ऐसी घटना हो रही है, और हमारा सहमति पूरे परिवार के साथ में। हम अपेक्षा करते हैं कि उनके परिवार को इसकी हिम्मत दें ताकि इस दुर्घटना को सहन कर सके और आगे अपनी ज़िंदगी बढ़ा सके। इस तरह से बेसिकली कोई साइकोपैथी हो सकता है जो इस तरह से ब्रूटली किसी का मर्डर करता है, कोई मनोरुग्ण इस तरह से जो हो सकता है, जो हो जाए, या किसी नशे में हो सकता है जो इस तरह से हरकतें कर सकता है। बाकी नॉर्मल आदमी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कोई इतनी बुरी तरह से किसी को अटैक करे करके, या तो नशे में हो सकता है या मनोरुग्ण हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 9 सितंबर को दिए गए फैसले के बाद राज्य चुनाव आयोग ने राज्य के 5 जिला परिषदों व 33 पंचायत समितियों में ओबीसी सीटों पर उपचुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 5 अक्टूबर को मतदान की घोषणा करने से अचानक ही सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। नागपुर जिले में जिला परिषद की 16 ओबीसी सीटों की मान्यता रद्द हुई थी। जुलाई महीने में चुनाव आयोग ने उपचुनाव का कार्यक्रम जारी किया था और चुनावी प्रक्रिया में नामांकन दाखिल करने तक की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। राज्य सरकार द्वारा आयोग से कोरोना को देखते हुए चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निवेदन किया गया था
और आयोग ने चुनाव को जैसे थे की स्थिति में स्थगित किया था। अब सूको के आदेश पर आयोग ने अचानक ही 5 अक्टूबर को मतदान की घोषणा कर दी है, जिससे जिले में हलचल मच गई है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि अचानक ही कार्यक्रम घोषित हो जाएगा, क्योंकि सभी दल ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होने देने का दम भर रहे थे। सूको में 23 सितंबर को इसी संदर्भ में सुनवाई है और राज्य सरकार ओबीसी एम्पिरिकल डेटा के संदर्भ में अपना पक्ष रखकर चुनाव को आगे सरकाने की अपील फिर से कर सकती है। मतदान के लिए केवल 21 दिन ही शेष बचे हुए हैं। 5 अक्टूबर को मतदान होना है। चुनाव के लिए प्रशासन पहले ही तैयार था, लेकिन उम्मीदवारों को प्रचार के लिए महज 2 सप्ताह ही मिले हैं। आचार संहिता भी लागू हो गई है। एक दिन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। वैसे तो ओबीसी सीटों पर जिन सदस्यों की सदस्यता रद्द हुई थी, उन्हें ही पार्टियों ने दोबारा उम्मीदवारी दी है। जिन पुरुष सदस्यों की महिला आरक्षण के चलते सीट हाथ से निकली थी, उनकी पत्नियों को टिकट दे दी गई है। नामांकन भरे जा चुके हैं और आयोग के नए कार्यक्रम अनुसार 21 सितंबर को उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। 27 व 29 सितंबर को नामांकन वापसी ली जा सकेगी व चुनाव चिन्ह का वितरण होगा। 6 अक्टूबर को मतगणना व परिणाम घोषित होंगे। उम्मीदवारों के लिए तो मतदान की उल्टी गिनती अभी से शुरू हो गई है। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। आनंदाचे उधाण येईल गौरी गणपती येता दारी. रोकडे ज्वेलर्सच्या अप्रतिम दागिन्यांनी होईल त्यांच्या आगमनाची तयारी. यंदा सजवा आपल्या गौरी गणपतीला उत्कृष्ट कलाकुसरीने नटलेल्या रोकडे ज्वेलर्सच्या सुंदर दागिन्यांनी. नागपूरकरांचा दागिना रोकडे ज्वेलर्स, लक्ष्मीनगर, महल आणि इतवारी. रोकडे ज्वेलर्स. तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर शहर में पर्यावरण पूरक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए महानगर पालिका के परिवहन विभाग ने 1 वर्ष पूर्व 40 इलेक्ट्रिक बसों की खरीदी के प्रस्ताव को हरी झंडी दी, किंतु 1 वर्ष बीतने के बाद भी इलेक्ट्रिक बसों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि हाल ही में स्मार्ट सिटी की ओर से भी महानगर पालिका को इलेक्ट्रिक बस देने की घोषणा की गई, लेकिन वास्तविक रूप में बसों के बेड़े में इलेक्ट्रिक बस कब शामिल होगी इसकी जानकारी उजागर नहीं की जा रही है। उल्लेखनीय है कि महानगर पालिका में परिवहन समिति में 3 बार सभापति बदल गए, लेकिन बसें कब बदली जाएंगी इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। आश्चर्यजनक यह था कि कोरोना की पहली लहर के संकट काल में आपली बस के पहिए थमे होने के बाद भी परिवहन समिति की बैठक लेकर इलेक्ट्रिक बसों के प्रस्ताव को मंजूर किया गया था। जानकारों के अनुसार महानगर पालिका को मिली आपली बस के संचालकों में बांट दी गई है। तीनों संचालकों को बसों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, किंतु रखरखाव का पूरी तरह ध्यान नहीं रखे जाने से अब इन बसों की जान निकलती दिखाई दे रही है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि कई बसों से काला धुआं निकलता है। अब हाल ही में मनपा आयुक्त की ओर से पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की गई। सर्वप्रथम मनपा की आपली बसों में कौन कौन सी बस पुरानी हो चुकी है इसका आकलन करना जरूरी होगा।
इससे अन्य विभागों के खिलाफ कार्रवाई करना आसान हो सकेगा। बताया जाता है कि परिवहन सेवा में 40 बसों को शामिल करने के लिए टेंडर मंगाया गया था, जिसमें मेसर्स EVEY ट्रांसपोर्ट कंपनी की ओर से प्रति किलोमीटर करीब 72 रुपए का दर दिया था। तत्कालीन आयुक्त की ओर से कंपनी के प्रमुखों से चर्चा की गई थी, जिसके बाद करीब 66 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने का निर्णय लिया था। एक दिन पहले ही तेलंगाना एक्सप्रेस से झांसी में बंदूकें और जिंदा कारतूस मिलने के बाद नागपुर रेलवे सुरक्षा बल और अधिक सतर्क हो गया है। इसी के तहत चलती ट्रेनों में जांच के दौरान नागपुर RPF और खुफिया शाखा ने क्रमशः दिल्ली जा रही GT एक्सप्रेस और AP एक्सप्रेस से कुल 57 किलोग्राम का गांजा पकड़ा। इसकी कुल कीमत 5,70,000 रुपए आंकी जा रही है। RPF ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनका नाम जिला राजमुंद्री आंध्र प्रदेश निवासी रानकी रेड्डी सुब्बा वेरिका स्वामी और जिला नालगुड़ा निवासी खेतावत कृष्णा मंगलता नायक बताया गया। उल्लेखनीय है कि दोनों ही कार्रवाइयां AC क्लास में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेन 02615 चेन्नई दिल्ली GT एक्सप्रेस सुबह 11:30 बजे प्लेटफॉर्म 1 पर पहुंची। ड्यूटी पर तैनात RPF जवान राजेश रमेश गढ़पलवार तथा धीरज रामकिशन दहिया जांच करते हुए सेकंड क्लास AC के कोच A1 में पहुंचे। वहां बर्थ 39 पर सफर कर रहे रानकी रेड्डी को 2 ट्रॉफी बैग संदिग्ध लगे। उसने बताया कि वह रामगुंडम से भोपाल जा रहा है। बैग में रखे सामान के बारे में पूछने पर वह घबरा गया। बैग खोलकर देखने पर उसमें 24 बंडलों में कुल 47 किलोग्राम गांजा मिला। इसी तरह ट्रेन 02805 विशाखापट्टनम दिल्ली AP एक्सप्रेस में RPF नागपुर की खुफिया शाखा ने 10 किलोग्राम गांजा पकड़ा और एक आरोपी भी गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई भी AC क्लास की बोगी में ही की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार RPF कांस्टेबल भास्कर ने सूचना भेजी कि उक्त ट्रेन के कोच B2 में कूपा नंबर 012 की सीट 3 और 4 के नीचे गांजा होने की संभावना है। नागपुर स्टेशन से ही CIB के सहानी व करौड़े के अलावा ट्रेन में चढ़ गए। इसी बीच ट्रेन रवाना हो गए। जानकारी के अनुसार जांच टीम बताए गए कोच में पहुंची तो बर्थ 3 और 4 के नीचे एक बड़ी सी चादर में कुछ रखा हुआ था। वहां खेतावत बैठा हुआ था। RPF की पूछताछ में उसने गांजा तस्करी की कबूली दी। तुरंत ही उसे गिरफ्तार कर सारा माल जब्त करके रेलवे पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सहित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली JEE मेन परीक्षा में हुई धांधली के मामले में CBI दिल्ली ने निजी संस्था और उसके निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस प्रकरण में 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सोमवार को इस मामले में नागपुर से संबंधित कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट पर भी छापेमारी की गई। इस घटना से कोचिंग संस्थाओं में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि दिल्ली से आई टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से यह छापेमारी करके दस्तावेज जब्त किए हैं। ज्ञात हो कि लगभग 2 सप्ताह पहले CBI ने JEE मेन परीक्षा में चल रही धांधली का भांडाफोड़ किया था। इस केस में CBI ने एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों द्वारा कथित हेराफेरी का मामला दर्ज किया था। दूसरे ही दिन CBI ने दिल्ली, NCR, इंदौर, पुणे, जमशेदपुर और बेंगलुरु सहित 19 स्थानों पर छापेमारी की थी। साथ ही एफिनिटी एजुकेशन के संचालक सिद्धार्थ कृष्णा, विशंबर त्रिपाठी, कर्मचारी ऋतिक सिंह, अंजुम दाऊदानी, अनिमेश कुमार, अजिंक्य नरहरी पाटिल और रंजीत सिंह ठाकुर को गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान नागपुर के भी कुछ कनेक्शन का पता चला। नागपुर के भी कुछ कोचिंग के संचालकों ने आरोपियों के साथ सांठ-गांठ करके अपने छात्रों की परीक्षा में सेटिंग करवाई थी। एफिनिटी ने बड़े ही शातिर ढंग से यह खेल रचाया था। परीक्षा देने वाला कैंडिडेट केवल पेपर सॉल्व करने का नाटक करता था। असल में उसकी ID और पासवर्ड लेकर कोई और ही परीक्षा देता था। ज्यादा स्कोर करने से देश के नामी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आसानी से प्रवेश दिलवाने के लिए यह हेराफेरी होती थी। इसमें नागपुर के कोचिंग क्लासेस के संचालकों ने भी अपने कैंडिडेट की सेटिंग करवाई थी। एक उम्मीदवार से 10 से 12 लाख रुपए का लेन देन होने की जानकारी मिली है। सूत्रों का दावा है कि CBI की टीम ने 5 स्थानों से कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। पूर्व समाज कल्याण मंत्री व नागपुर के पूर्व पालक मंत्री शिवाजीराव मोघे ने कहा कि वर्ष 2024 कांग्रेस का होगा। देश की सत्ता में पार्टी की वापसी होगी। उन्होंने हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस सुप्रीमो शरद पवार द्वारा कांग्रेस के संदर्भ में पुरानी जमींदारी से संदर्भित किए गए वक्तव्य पर कहा कि पवार के बयान पर कांग्रेस में रोष है। उल्लेखनीय है कि राज्य की सत्ता में साथ में होने के बाद भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर थम नहीं रहा है। इस बीच पूर्व समाज कल्याण मंत्री शिवाजीराव मोघे ने कहा कि देश निर्माण में कांग्रेस ने ही जड़ से काम किया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश के लिए खुद का बलिदान तक कर दिया, जिसे जनता भूली नहीं है।
मोघे ने कहा कि जनता की समझ में यह बात आ चुकी है कि देश में विविध समुदायों में विद्वेष की भावना पैदा करने वाले भाजपा को चुनकर उन्होंने गलती कर दी है। अब आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की वापसी होगी, वह वर्ष कांग्रेस का होगा। मोघे ने कहा कि इंदिरा गांधी ने आम नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए राजा महाराजाओं के तनख्वाह बंद कर दिए थे, देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, दुश्मन देश के नाक खट्टे किए और शक्तिशाली देश अमेरिका के सामने भी कभी नहीं झुका। वहीं राजीव गांधी ने देश में कंप्यूटर क्रांति लाई, जिसके चलते आज देश के लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि हिमालय से कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी है और भाजपा के खिलाफ गठबंधन सरकार बनानी हो या भाजपा का विरोध करना हो तो कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है और रहेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित किया गया। इसमें नागपुर शहर के सुसरला अरविंद जयराम ने देश में 9वां स्थान हासिल किया। वहीं नागपुर में वे टॉपर रहे। सुसरला ने बताया कि मुख्य रूप से वे कोलकाता से बीकॉम कर रहे थे। लॉकडाउन के कारण नागपुर आ गए और यहीं पर तैयारियां पूर्ण की। लॉकडाउन के कारण पढ़ाई के लिए काफी समय मिल गया और परिणाम सभी के सामने है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल परीक्षा का परिणाम काफी रहता है। हजारों छात्र परीक्षा देते हैं लेकिन महज 4 या 5% ही सफल हो पाते हैं। परीक्षा में नागपुर के छात्र सुसरला ने देश में 9वां स्थान हासिल किया है। सुसरला के पिता रमेश बाबू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मुंबई में कार्यरत हैं, जबकि मां ज्योति नागपुर एयरपोर्ट में सिक्योरिटी ऑफिसर है। उन्होंने बताया कि शुरू से ही सीए बनने का लक्ष्य था और इसी की तैयारी वे कर रहे थे। पहले अटेम्प्ट में ही उन्हें सफलता मिल गई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में उन्हें दिन में 10 से 11 घंटे पढ़ने का मौका मिल गया। कामकाज सीमित होने से पढ़ाई का अच्छा अवसर मिला। सीटी में वृतांत जितन गोबरानी दूसरे स्थान पर रहे, जबकि पारस धर्मेंद्र सोहनदानी को तीसरा स्थान मिला। ICAI नागपुर शाखा के अध्यक्ष साकेत बागड़ी ने बताया कि इस वर्ष 218 छात्रों को सफलता मिली है। कोई पूरा सीए बन गया है तो किसी ने एक ग्रुप पास करने में सफलता अर्जित की है। पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस वर्ष ज्यादा छात्र सफल हुए हैं। नागपुर के लिए यह अच्छी बात है। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।